नमस्कार, मैं एच.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के वैकल्पिक विषय मुद्रा एवं बैंकिंग के इकाई 3 के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमें समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक बैंकों के कार्य क्या है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ समय पहले बैंकों के कार्यों को एक संख्या सीमा में गिनाया जा सकता था, संभव था, किंतु विगत वर्षों में बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में बहुत विस्तार हुआ है। इसके बावजूद बैंक के कार्यों में भी तीव्र गति से विस्तार हुआ है। आधुनिक बैंकों के जो प्रमुख कार्य है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। बैंक जनता का अतिरिक्त धन जमा के रूप में स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ऐसी रकम पड़ी है जिसका वो उपयोग असुरक्षित तरीके से करने में अपने आप को असहज महसूस करता है, सुरक्षित करने के लिए अपना रुपया बैंक में जमा करा सकता है। बैंक प्रायः 5 प्रकार के खातों में जमा प्राप्त करते हैं। जमाकर्ता अपनी इच्छा अनुसार किसी भी खाते में धन जमा करा सकते हैं। इस प्रकार का खाता विशेष प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। बैंक के प्रमुख खाते इस तरह से होते हैं। पहला, चालू खाता। इस प्रकार के खाते में धन जमा कराने में एवं निकालने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। जमाकर्ता चाहे कितनी भी बार इसमें धन जमा करा सकता है और कितनी ही बार अपनी इच्छा अनुसार निकाल भी सकता है। बैंक प्रायः इस प्रकार के खातों के जमा राशि पर या तो कोई ब्याज नहीं देते हैं या देते भी हैं तो बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि उसे जमाकर्ता की मांग को पूरा करने के लिए सदैव अपने पास एक नगद कोष, जिसे कैश फंड कहते हैं, तैयार रखना पड़ता है। कई बार तो बैंक जमा की राशि एक निश्चित सीमा से कम होने पर पेनल्टी भी लेते हैं। यह खाता व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उन्हें दिन में कई बार रकम निकालने और जमा कराने की जरूरत पड़ती है। बचत बैंक खाता। यह खाता बचत को प्रोत्साहन देने के लिए खोला जाता है। इसमें जमाकर्ता पर जमा राशि को वापस निकालने पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। प्रायः सप्ताह में 1 बार या 2 बार ही निश्चित राशि बैंक से निकाली जा सकती है। इस खाते पर ब्याज की दर सामान्य होती है और यह खाता मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। स्थायी जमा खाता। इस खाते में राशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, जैसे 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इत्यादि। साधारणतः इस अवधि के पूर्व इस खाते से राशि नहीं निकाली जा सकती और इस खाते पर ब्याज की दर अवधि बढ़ने के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। इसके अलावा एक और खाता है गृह बचत खाता। इस प्रकार का खाता छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से प्रचलन में आया है। इस प्रकार का खाता खोलने वाले को एक गुल्लक या एक पेटी दे दी जाती है। जमाकर्ता उसमें छोटी छोटी राशि समय समय पर अपनी सुविधा अनुसार डालता रहता है। एक निश्चित समय बीतने के पश्चात या गुल्लक के भर जाने के पश्चात उसे बैंक लाया जाता है। बैंक में उस गुल्लक या पेटी को खोला जाता है और एकत्रित राशि को ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है। गुल्लक की चाबी बैंक के पास ही रहती है, जिससे ग्राहक उस गुल्लक को समय समय पर निकालकर वह राशि अपने निजी उपयोग में न ले पाए। यह तरीका छोटी छोटी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस पर भी बहुत कम ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा हम अगले खातों की बात करेंगे, संचयी जमा खाता। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित राशि प्रत्येक माह जमा करानी होती है। जमा की अवधि समाप्त होने पर एक निश्चित राशि का भुगतान ब्याज जोड़कर बैंक के द्वारा कर दिया जाता है। इस खाते पर ब्याज की दर अधिक होती है, किंतु प्रत्येक माह में निश्चित राशि जमा कराना
जमाकर्ताओं के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी होता है। अवधि समाप्त होने से पहले साधारणतः यह जमा राशि निकाली नहीं जा सकती है। कुछ नवीन योजनाएं भी प्रारंभ की गई है। पिछले कुछ समय से भारत में बैंकों के द्वारा जमा की नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। ये योजनाएं केवल और केवल कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए है। चूंकि बाजार में अभी उपभोक्ताओं का राज चल रहा है, इसलिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए, उनकी जमा की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की नवीन योजनाओं का प्रारंभ किया गया है। यद्यपि इनमें ब्याज की दर एक ही होती है। कुछ योजनाओं में जमा राशि कुछ अवधि में दुगनी, तिगुनी और 4 गुनी हो जाती है। किसी योजना में एक निश्चित राशि जमा कराने पर जीवन भर या पीढ़ी दर पीढ़ी एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलने की योजना और सुविधा भी बैंकों के द्वारा प्रदान की गई है। दिन प्रतिदिन इस प्रकार की कई योजनाएं बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई है। ये तो हुई जमा स्वीकार करने के कार्य। बैंक ऋण प्रदान करने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि इस देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास क्षमता है, बुद्धि है, योजना है, लेकिन पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है। बैंक ऐसी जो छोटी छोटी राशि, बड़ी बड़ी राशि जो जमा करता है, इस राशि का उपयोग उन लोगों को देने का कार्य करता है जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है और जो इसे व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रों में लगाकर न केवल स्वयं अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जिससे व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। बैंकों में जो राशि जमा होती है, बैंक उसे अपनी तिजोरी में जमा नहीं रखते, क्योंकि तिजोरी पर रखने पर वे जमा रकम पर ब्याज दे नहीं सकते। बैंक अपने यहाँ जमा राशि का एक भाग नकद के रूप में रखता है और शेष राशि जरूरतमंद व्यवसायियों को ऋण के रूप में दे देता है। बैंक ऐसे व्यवसायियों को ऋण देकर व्यवसाय करने में सहायता देता है। बैंक कम ब्याज पर जमा करते हैं और अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं, किंतु उधार देने से पहले बैंक को काफी सावधान रहने की जरूरत होती है। बैंक पहले अच्छी तरह से इस बात को जांच लेते हैं कि जिसे ऋण स्वीकृत किया जा रहा है उस वह व्यक्ति की साख कैसी है। ऋण पर्याप्त प्रतिभूति के आधार पर ही दिया जाता है, जिससे ऋण डूबने की संभावनाएं न रहे। बैंक निम्न विधियों से ऋण देता है। पहला है साधारण ऋण। इस सिस्टम के अंतर्गत बैंक किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु धरोहर के रूप में रखकर ऋण प्रदान कर देता है। यह रकम ऋण के चालू खाते में जमा कर दी जाती है। ऋण प्राप्तकर्ता जरूरत पड़ने पर खाते से रुपया निकाल सकता है। बैंक जिस समय चाहे इस ऋण को वापस मांग सकता है। दूसरी है नगद साख, जिसे क्रेडिट फैसिलिटी भी कहते हैं। व्यापारियों को प्रायः नियमित रूप से रकम उधार लेने की जरूरत पड़ती है। यदि वो प्रत्येक बार उधार लेने के लिए नया समझौता करें, नया अनुबंध करें, तो यह उचित जान नहीं पड़ता है। अतः वो पहले ही यह अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें वर्ष में कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी या पड़ सकती है। इसके पश्चात वह बैंक से उतनी रकम उधार लेने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। यह रकम एक ही बार में नहीं निकाली जाती, बल्कि ग्राहक को जब जितनी बार जितनी रकम की आवश्यकता हो वह उतनी रकम निकाल सकता है और रकम आने पर बैंक में पुनः जमा कर भी सकता है, जिसे कैश क्रेडिट फैसिलिटी यानी नगद साख कहते हैं। तीसरा है अधिविकर्ष। उधार की इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक ऋण की एक निश्चित प्रतिभूति के बदले ऋण देता है, किंतु ऋण की समस्त राशि एक साथ नहीं दी जाती। बैंक ऋणी का माल गोदाम में रखकर ऋणी के नाम से एक खाता खोल देता है। ऋणी को बैंक यह अधिकार भी दे देता है कि समय समय पर अपनी जरूरत के अनुसार वह खाते से राशि निकालता रहे। बैंक केवल निकाली गई राशि पर ही ब्याज देता है। अन्य ऋण देने की सुविधाओं में अग्रिम। बैंकों की अधिकांश रकम ऋणों तथा अग्रिम के रूप में दी जाती है। बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर इकट्ठी रकम ऋण या अग्रिम के रूप में दे देते हैं। विनिमय बिलों का भुनाना। यदि बिल के धारक को नकद की जरूरत है तो वह बिल को बैंक से भुना सकता है। बैंक भुगतान तिथि पर बिल स्वीकार करते हैं तथा स्वीकार करने वाले से अपने पैसे वसूल कर लेते हैं। यदि बिल अनादरित हो जाता है तो बैंक उस व्यक्ति से भुगतान वसूल करता है जिसने बिल को बट्टा करवाया था। बिल का बट्टा करना भी एक प्रकार से बैंक द्वारा ऋण देना ही है।
क्योंकि उसे नगद राशि तुरंत देनी पड़ती है, किंतु बैंक को भुगतान बाद में प्राप्त होता है। अभिकर्ता संबंधी कार्य, इन कार्यों के अलावा बैंक ग्राहकों के लिए एजेंसी से रिलेटेड भी कुछ काम करती है। बैंक के कार्य ग्राहक से कमीशन लेकर किए जाते हैं। इन कार्यों की जिम्मेदारी ग्राहक की ही होती है, किंतु यदि बैंक की भूल से ग्राहक को कोई लॉस होता है तो बैंक उसके लिए पूरी तरह से जवाबदार होता है, किंतु व्यवहार में बैंक इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। बैंक के एजेंसी संबंधी काम किस प्रकार है? धन का स्थानांतरण करना, बैंक ग्राहक के धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। बैंक का यह कार्य ड्राफ्ट, डाक या तार हस्तांतरण द्वारा करता है। आजकल ई बैंकिंग के माध्यम से भी धन का स्थानांतरण किया जा सकता है। ग्राहकों के लिए भुगतान करना, बैंक ग्राहकों के लिए किराया, बीमा, प्रीमियम, बिल, ब्याज आदि का भी भुगतान आदेशानुसार करता है। ग्राहकों के लिए जमा राशि एकत्रित करना, बैंक ग्राहकों के लिए रुपया भी इकट्ठा करता है। ब्याज, किराया, फीस आदि भी बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार वसूल कर उसके खातों में जमा कर देता है। ग्राहकों के लिए अंश, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज को खरीदता भी है और बेचता भी है। इसके लिए वह एक कमीशन भी लेता है। ट्रस्टी और एग्जीक्यूटिव का काम करना, बैंक अपने ग्राहकों के लिए वसीयतनामों को सुरक्षित रखता है। ग्राहक की मृत्यु के पश्चात उन्हें इम्प्लीमेंटेशन भी करता है, यानी कार्यान्वित भी करने का कार्य बैंक के द्वारा किया जाता है। कागजी मुद्रा का निर्गमन, बैंक कागज की मुद्रा के निर्गमन का कार्य भी करता है। प्रारंभ से सभी बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार होता था, किंतु अब यह कार्य प्रत्येक देश के वहां के केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। इसका कारण यह है कि सभी बैंकों को नोट निर्गमन का कार्य सौंपने पर मुद्रास्फीति का भय बन जाएगा, जिससे देश की आर्थिक अस्थिरता की स्थितियां पैदा हो सकती है। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, बैंक विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं। प्रायः विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा किए जाते हैं, किंतु भारत में व्यापारिक बैंक भी साधारण कार्यों के साथ विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं। विदेशी विनिमय के कार्य में बैंक एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अन्य कार्य कुछ ऐसे काम भी हैं जो सहायक होते हैं, जो किए जाते हैं, जैसे मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा भी करते हैं। बैंक अपने यहाँ लॉकर्स रखते हैं, जिसे वो एक निश्चित फीस लेकर अपने ग्राहकों को सुविधा देते हैं। ग्राहक लॉकर लेकर उसमें सोना, चांदी, महत्वपूर्ण हीरे, पन्ने, कागजात आदि रख सकते हैं। बैंक इन लॉकर्स को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। लॉकर्स की दो चाबियां होती है, जिसमें एक बैंक के पास और एक ग्राहक के पास होती है। यात्री चेक जारी करना, बैंक यात्रियों की सुविधा में यात्रा के दौरान जोखिम कम करने के लिए यात्री चेक जारी करता है। यात्री चेक प्रायः निःशुल्क या कुछ कम शुल्क पर जारी किए जाते हैं। वित्तीय परामर्श देना, फाइनेंशियल सजेशंस भी बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं, और परामर्श पर कार्य करने पर ग्राहक को यदि कोई हानि होती है तो बैंक इसके लिए किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। साख संबंधी सूचना देना, बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति से भली भांति परिचित भी होते हैं, अतः बैंक के ग्राहक परस्पर बैंक के माध्यम से एक दूसरे कस्टमर्स के बारे में साख संबंधी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। बैंक द्वारा यदि किसी ग्राहक की साख अच्छी बताने पर ही अन्य व्यवसायी उनसे आर्थिक लेन देन कर सकते हैं और लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अभिगोपन, बैंक ज्वाइंट स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों के बेचने अर्थात अभिगोपन दायीदारी का कार्य भी करते हैं। जब कोई कंपनी अंश या ऋण पत्रों का विक्रय करती है तो जनता उस कंपनी से परिचित न होने के कारण उसके अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने से हिचकिचाती है। इस प्रकार कंपनी को भी इस बात का भय बना रहता है कि कहीं उसके पूरे शेयर न बिके तो उसकी पूंजी एकत्रित कैसे होगी। अतः बैंक इन अंशों और ऋण पत्रों के विक्रय का कार्य भी करते हैं। बैंक के माध्यम से बेचने से जनता को इन कंपनियों के प्रति एक विश्वास भी हो जाता है। कंपनियों को यह लाभ होता है कि उसके सभी अंश बिक जाते हैं, क्योंकि दायीदारी में यह अनुबंध होता है कि अंश न बिकने पर शेष अंश दायीदारी ले लेगा। आंकड़े एकत्रित करना, प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक अन्य
भी कई बैंक देश से मुद्रा, व्यापार, बैंकिंग, उद्योग, कीमतें आदि के संबंध में आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उन्हें संग्रहित करते हैं और समय समय पर पब्लिश भी करते हैं। जनता को इन आंकड़ों से देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी होती रहती है। सरकार भी इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपनी नीतियां और रीतियां तय करती है। ग्राहकों की ओर से वह बिल स्वीकार करने का भी कार्य करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य बैंक के द्वारा साख का निर्माण किया जाता है। आधुनिक बैंकों के कार्यों में साख का निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। साख का निर्माण ही आधुनिक बैंकों की विशेषता है। बैंक न केवल अपनी पूंजी या जमा में से ऋण देता है, वरन एक प्रकार से आंतरिक साख का निर्माण भी करता है। साख के कारण ही वर्तमान समय में बैंकिंग का इतना विकास संभव हो पाया है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बैंक अर्थव्यवस्था में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक अपनी भूमिका के द्वारा देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नमस्कार।